हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 6 सिविक्स। इस पार्ट में हम आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट। देखिए, हमने अभी तक लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट: लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लॉज एंड एनफोर्समेंट, लॉज एंड द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कैसे कानून बनाती है और उनको लागू करवाती है। The government make laws and everyone who lives in this country has to follow these। तो गवर्नमेंट जो है कानून बनाती है और जितने भी लोग इस देश में रहते हैं उन सभी को कानून का पालन करना पड़ता है। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। और यही तरीका है कि गवर्नमेंट अपना काम करती है। इसी तरीके से गवर्नमेंट के जितने भी नियम और निर्देश होते हैं उन सभी का पालन करना चाहिए लोगों को। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट has the power to make decisions, similarly it has power to enforce its decision। तो इसी तरीके से जो गवर्नमेंट जैसे पावर होती है गवर्नमेंट के पास निर्णय लेने की, कि मेजॉरिटी हमने उनको इलेक्शंस में जितवाया है, तो इसी तरीके से उनके पास पावर है कानून बनाने की, नियम बनाने की। तो उन कानूनों को लागू करवाने की जो उनका राइट है, अधिकार है, वो अपने किसी भी निर्णय को लागू करवा सकते हैं आसानी से, नियम को। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के लिए लें, दैट देर इज ए लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन्स ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल मस्ट हैव ए लाइसेंस। भी एक जनरल सा कानून है कि जितने भी लोग ड्राइविंग करते हैं तो उन सभी के पास एक लाइसेंस होना चाहिए। तो ये भी एक तरीका नियम है, कानून है। एनी पर्सन caught ड्राइविंग ए व्हीकल विदाउट ए लाइसेंस कैन आइदर बी जेल्ड और फाइंड ए लार्ज सम ऑफ मनी। यदि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के व्हीकल चलाता है, कोई कार चलाता है, तो या तो उसको जेल होती है या उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है, फाइन लगाया जाता है। तो इसी तरीके से निर्देश दिए गए हैं, गवर्नमेंट निर्धारित करती है, अपने कानून जो है उसको लागू करवाती है, और यदि उन कानूनों को कोई नहीं मानता है तो उसके लिए सज़ा भी देती है। विदाउट दीज लॉज गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजंस इज़ नॉट मच यूज़। तो इन कानूनों के नहीं होने से क्या होगा कि गवर्नमेंट की जो पावर है, उनके जो डिसीजंस हैं उनका ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाएगा, ज़्यादा सफल नहीं रह पाएंगे। तो ये कानून जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। In addition to any actions that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed। इसके बजाय कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा एक्शन जो गवर्नमेंट लेती है, सरकार जो भी काम करती है, तो ऐसे स्टेप्स भी हैं, ऐसे हमारे कानून में ऐसे प्रावधान हैं जिससे अगर लोगों को ये लगे कि भाई कोई भी कानून फॉलो नहीं किया जा रहा है तो उसके खिलाफ वो शिकायत भी कर सकते हैं। इफ़ ए पर्सन फील्स, फॉर एग्जाम्पल, दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट। अगर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं तो यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसको जॉब के लिए हायर, मतलब उसको जॉब नहीं दी गई उसके धर्म के कारण या उसकी जाति के कारण, तो वो डायरेक्टली जो है वो कोर्ट में जा सकता है और क्लेम कर सकता है। क्लेम मतलब ये दावा कर सकता है कि जो कानून है वो फॉलो नहीं किया गया, उसको नहीं माना गया। क्योंकि हमारे देश में क्या है कि किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी जाकर काम करने की आज़ादी है, वो कहीं पे भी जाकर काम कर सकता है। तो वो अगर कोई भी संस्था इस कानून का उल्लंघन करती है किसी भी जाति या धर्म के आधार पर, तो उसको सरकार जो है सज़ा भी दे सकती है। द गवर्नमेंट कैन देन गिव ऑर्डर्स विदाउट व्हाट शुड बी डन। और जो कोर्ट है वो ऑर्डर देता है कि आगे क्या करना चाहिए उसके खिलाफ।
अभी हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजंस एंड एनफोर्स लॉज, कि गवर्नमेंट को ये पावर कौन देता है कि वो निर्णय ले पाती है, डिसीजन ले पाती है और एनफोर्स करवा पाती है, कानूनों को लागू करवा पाती है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन ए कंट्री। कि भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर है, मतलब कि कौन लागू गवर्नमेंट को पावर कहाँ से मिलती है और कैसे कानून को लागू करवाती है, तो इसका जो आंसर है वो डिपेंड करता है कि उस देश के अंदर किस तरह की सरकार है। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इलेक्शंस के थ्रू जो है लीडर्स चुने जाते हैं। यदि मोनार्की है, मोनार्की मतलब किसी एक व्यक्ति का शासन, तो उसी व्यक्ति का जो शासन है वो आगे चलता रहता है। सो इन ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग जो हैं, आम जनता जो है गवर्नमेंट को पावर देती है। सो इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस इन विच वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन्स इलेक्ट देम। तो वो कैसे करते हैं, गवर्नमेंट को पावर कैसे देते हैं लोग, ये इलेक्शंस में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी एक विशेष व्यक्ति को लोग वोट देते हैं और उनको चुनते हैं। वंस इलेक्टेड, एक बार चुनने के बाद, दिस पर्सन्स फॉर्म गवर्नमेंट, और ये जो लोग हैं वो सरकार बनाते हैं। इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफाइन इट्स डिसीजंस टू द पीपल। लोकतंत्र में क्या होता है कि कोई भी जो सरकार है, जो भी वो काम करती है, तो उसको अपने काम की जो है उनको डिफेंड करना होता है। मतलब कि उन्हें बताना होता है कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है और अपने डिसीजंस जो है लोगों को बताने होते हैं। सो अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ए मोनार्की। जो दूसरी फॉर्म है गवर्नमेंट की, अभी तो हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा कि डेमोक्रेसी के अंदर लोग जो है वो अपने लीडर्स को चुनते हैं और इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो जो दूसरी फॉर्म है गवर्नमेंट की, सरकार की, वो है मोनार्की। मोनार्की देखिए, द मोनार्क, मोनार्क का मतलब होता है किंग और क्वीन। मतलब कोई भी एक राजा किसी देश का हैज़ पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। तो किसी उसी एक राजा के पास जो है सरकार चलाने की पावर होती है और निर्णय लेने का जो है उसके पास अधिकार होता है। द मोनार्क में हैव ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स विद, बट द फाइनल डिसीजंस मेकिंग द पावर रिमेन्स विद द मोनार्क। कि मोनार्की में क्या होता है कि मोनार्क जो राजा होता है उसके पास एक स्मॉल ग्रुप होता है डिस्कशन करने के लिए। अगर कोई भी निर्णय लेना है तो उसके पास कुछ मंत्री होते हैं उसी के चुने हुए, और उन मैटर्स को, जो भी उस देश के जो मैटर हैं, जो मामले हैं, उनको डिस्कस करता है अपने मंत्रियों के बीच। और सलाह तो वो सबकी सुनता है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन रहता है वो उस राजा का ही रहता है। सो उसके ऊपर कोई भी जो अपना जो डिसीजन है वो इम्पोज नहीं कर सकता। So unlike in democracy, kings and queens do not have to explain their actions or defend the decisions they take. तो जैसे डेमोक्रेसी में होता है, वैसे जो किंग्स या क्वींस होते हैं उनको अपने एक्शंस, जो उन्होंने काम किए हैं, उसको डिस्क्राइब नहीं करना होता, उसको लोगों को नहीं बताना होता। जबकि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो भी उन्होंने काम किया है उसके बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। क्योंकि जो भी उन्होंने 5 साल में जितने भी काम किए हैं सरकार बनने के बाद, तो सभी को एक्सप्लेन करना पड़ता है और अपनी जो जस्टिफिकेशन है सफाई देनी पड़ती है। लेकिन जो मोनार्की में ऐसा कुछ नहीं होता, उनसे कोई कुछ नहीं पूछता है। मोनार्की में जो अंतिम फैसला होता है राजा का, उसी को लोग मानते हैं और उन्हीं डिसीजंस को उनको अपने डिसीजंस को डिफेंड भी नहीं करना पड़ता। अपने निर्णय को जो है वो हमेशा सही बताते हैं। आइए हम आगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। सो इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है, भारत में लोकतंत्र है। दिस इज अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। तो ये जो अचीवमेंट है, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि जो हमें मिली है, तो ये किस चीज़ का रिजल्ट है, किस चीज़ का परिणाम है ये उपलब्धि? एक हमारे जो स्ट्रगलर्स रहे, हमारे जो क्रांतिकारी जो नेता थे,
जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया लोग हमारे देश को लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए। सो देर आर अनदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव आल्सो स्ट्रगल्ड टू हैव डेमोक्रेसीज। और सिर्फ हमारा देश ही नहीं, दुनिया में और भी दूसरे देश है जिन्होंने डेमोक्रेसी को अपने देश में लागू करवाने के लिए, डेमोक्रेसी को अपने देश में लागू करवाने के लिए जो है स्ट्रगल करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। सो यू नो दैट मेन फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी इज दैट पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। तो मेन फीचर आपको पता है कि मुख्य जो इसका गुण होता है डेमोक्रेसी का, वो क्या होता है कि लोगों के पास अपने लीडर को इलेक्ट करने की, अपने नेता को चुनने की पावर रहती है। सो इन ए सेंस डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द पीपल। तो एक अगर सेंस में कहे तो डेमोक्रेसी क्या है कि लोगों के द्वारा एक शासन, भाई जो उस देश के लोग हैं वही शासन करते हैं अपने देश पे, किसी दूसरे व्यक्ति या किसी एक राजा का शासन नहीं है। लोग जिसको चाहे तो सरकार में बिठा सकते हैं, जिसको चाहे तो सरकार से हटा सकते हैं। सो द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग ऑफ दिस रूल्स। तो बेसिक आइडिया यही है कि आखिर में सारांश यही निकलता है कि जो लोग हैं वो कैसे रूल करते हैं, कि भी कैसे कानून और नियम बनाने में सरकार की मदद करते हैं, कि वो पार्टिसिपेट करते हैं रूल्स को बनाने में भी। जो भी हमारे देश में कानून बनते हैं कि उनमें हमारा भी योगदान रहता है, क्योंकि हमने ही उन लीडर्स को इलेक्ट करके चुन करके भेजा है हमारे देश के नियम और कानून बनाने के लिए। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या माना जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब कि हर एक जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, नेतृत्व होता है। एंड इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इलेक्शन प्रोसेस। तो रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, जो प्रतिनिधि होता है, जो हमारा नेता होता है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज में ये होता है कि लोग अपने नेता को डायरेक्टली जो है नहीं चुनते, ठीक है, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो हमारे चुने हुए जो नेता होते हैं, वो अपने जो मुख्य नेता को चुनते हैं, जो राज्य, जैसे राज्य का जो सीएम होता है, तो उसको एमएलएज मिल करके अपना समर्थन देते हैं किसी एक व्यक्ति को। तो हमने डायरेक्टली सीएम को तो नहीं चुना, लेकिन हमने एमएलएज को वोट दिए, तो ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट जो है हमने देखा। सो दिस रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, ये मिलते हैं और कानून बनाते हैं। सो नोवेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट्स विलिंगली शेयर्ड पावर। तो इसी तरीके से डेमोक्रेसी को ध्यान में रखते हुए आज भी पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग जो है डेमोक्रेसी को अपने देश में लागू करवा रहे हैं और पावर शेयर कर रहे हैं अपनी इच्छा से। ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए वुमेन एंड पुअर हैव हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। कि यूरोप में पहले क्या था कि यूएसए की जो वुमेन्स हैं या फिर जो दूसरी कंट्रीज़ की जो वुमेन हैं, उन्होंने अपने अधिकार को पाने के लिए, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जो है स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। वुमेन स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथेंड ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उनका जो राइट टू वोट का जो अधिकार था यूएसए के अंदर, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 से लेकर के, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो 1939 से 1945 तक चला था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो यूएसए की जो वुमेन्स हैं, उन्होंने गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, वोट जो देने का अधिकार है वो उसको मांगा, उसके लिए संघर्ष किया। तो वो स्ट्रेंथेंड मतलब मजबूत और हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड वुमेन्स सफरेज मूवमेंट, एज टर्म सफरेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट। तो इस मूवमेंट को नाम दिया गया, इस आंदोलन को नाम दिया गया वुमेन सफरेज मूवमेंट। और जो टर्म सफरेज है, इसका मतलब ये माना जाता है कि राइट टू वोट, ठीक है, वोट देने का अधिकार। During the war, many men were away fighting. Because of this, women were called upon to do work that was earlier considered men's work.
तो उस समय क्या हो रहा था कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था देशों के बीच में, तो बहुत सारे लोगों को लड़ने के लिए सेना में भर्ती होने के लिए बुलाया गया। तो इस समय इस टाइम पे जो देश में काम चल रहा था, तो उसकी पूर्ति के लिए जो देश में लोगों ने वुमेन्स को चांस दिया काम करने के लिए, उनको एक मौका मिला। तो इससे ये पहले ये माना जाता था कि जो वुमेन्स है वो मेंस के काम नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो यूएसए की जो वुमेन्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मैनी वुमेन बिगेन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। बहुत सारी औरतों ने काम को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, व्यवस्थित करना शुरू किया और बहुत सारे कामों को संभाला। When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women and what they were capable of doing. तो जब लोगों ने इसको देखा कि वुमेन्स जो हैं बहुत सारा काम कर सकती हैं, और उन्होंने अपने मन में एक अनफेयर स्टीरियोटाइप क्या होता है कि एक धारणा बना ली, एक वुमेन्स के लिए ये धारणा बना ली कि भाई वुमेन्स जो है एक लिमिटेड वर्क ही कर सकती है, सीमित कार्य ही कर सकती हैं, वो इतने जो मेंस के काम होते हैं वो नहीं कर सकती। लेकिन जब योगदान रहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो उससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। व्हेन पीपल saw this they began to wonder, तो उनसे उनको बहुत ज़्यादा खुशी भी मिली। सो वुमेन बिगेन टू सीन एज बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस। तो वुमेन्स को भी ये माना गया कि इस तरीके से देखा जाने लगा कि वो भी डिसीजन लेने में सक्षम है, वो भी काम कर सकती हैं। The suffragettes demanded the right to vote for all women, and to get their demands heard they chained themselves to railings in public places। तो जो सफ्रेगेट्स थे, मतलब जो आंदोलन के जो सदस्य थे, उन्होंने वुमेन्स के लिए वोट देने का अधिकार जो है मांगा, और उनकी डिमांड थी कि भी वो भी लोगों के जो कॉमन पीपल को जो अधिकार मिलता है राइट टू वोट का, वो भी वुमेन्स को मिलना चाहिए। और उन्होंने एक चेन बनाई रेलिंग्स के साथ, पब्लिक प्लेसेस में अपनी एकता दिखाई। मैनी सफ्रेगेट्स वर इम्प्रिजन्ड एंड वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक्स एंड हैड टू बी फेड बाय फोर्स। तो बहुत सारे जो आंदोलनकारी थे उनको इम्प्रिजन कर दिया गया। इम्प्रिजन मतलब जेल में डाल दिया गया। और हंगर स्ट्राइक में चले गए, जो भूख हड़ताल होती है, स्ट्राइक मतलब हड़ताल। तो उन्होंने भूख हड़ताल की लोगों ने, और उनको ज़बरदस्ती बाद में खाना भी खिलाया गया। अमेरिकन वुमेन गोट राइट टू वोट इन 1920 वाइल वुमेन इन यूके गोट टू वोट ऑन द सेम टर्म्स एज मैन सम ईयर्स लेटर इन 1928। तो इसी तरीके से आखिर में वुमेन्स को सफलता मिली। अमेरिकन वुमेन्स को जो वोट देने का जो अधिकार है वो 1920 में मिला, जबकि जो यूके में, यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो वोट देने का जो अधिकार है वो 1928 में मिला। So these days a government cannot call itself democratic. It allows what is known as universal adult franchise। तो एक इन दिनों क्या होता है कि गवर्नमेंट जब तक अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहलवा सकती, जब तक उसको लोगों को ये अधिकार ना दे दे कि भी उनको सभी को देश के अंदर वोट देने का अधिकार है, सभी लोग जो है वोट दे सकते हैं। और इसी वोट देने के अधिकार को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब होता है कि जितने भी एडल्ट्स हैं, जितने भी युवा लोग हैं देश के अंदर, उन सभी को वोट देने का अधिकार होता है। सो दिस मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। लेकिन ऐसा कभी नहीं रहा। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। कि भी आपको ये भी पता होगा कि एक टाइम था जब गवर्नमेंट जो है वो गरीब लोगों को या फिर वुमेन्स को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं देती थी। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन हु owned प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट। तो अर्लीस्ट टाइम में क्या होता था कि जो लोग गवर्नमेंट में हिस्सा लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे, वो लोग एजुकेटेड, पढ़े लिखे होते थे और उनके पास प्रॉपर्टी होती थी, संपत्ति होती थी। दिस मीन दैट वुमेन, द पुअर, द प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट।
तो इसका मतलब ये था कि जो वुमेन्स हैं या फिर जो गरीब आदमी हैं जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है या फिर जो अनएजुकेटेड हैं, अनपढ़ हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। द कंट्री वाज गवर्न्ड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट फ्यू पीपल्स मैन मेड। तो उस समय देश जो है कुछ लोगों के द्वारा ही चलाया जाता था। ठीक है, जो उसके रूल रेगुलेशंस हैं, नियम और कानून हैं, वो कुछ लोगों के द्वारा ही बनाए जाते थे और उन्हीं के द्वारा शासन किया जाता था, गवर्न मतलब। In India before independence, only a small majority was followed to vote and they therefore came together determine the fate of the majority। तो इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले, स्वतंत्रता से पहले क्या होता था कि एक स्मॉल मेजॉरिटी को ही वोट देने का अधिकार था। मतलब स्मॉल मेजॉरिटी, बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था और वही लोग जो है एक साथ मिलकर के वोट देते और ये डिटरमाइन करते, ये निश्चय करते कि किसकी सरकार बनेगी देश के अंदर। ठीक है, किसका फेट रहेगा, फेट मतलब भाग्य, किसका भाग्य साथ देगा सरकार बनाने में। So several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of this party's practice and demanded that all adults have right to vote। तो जब गांधी जी ने देखा तो इससे गांधी जी बहुत ज़्यादा चकित रह गए और उन्होंने इस प्रैक्टिस को, इस जो परंपरा थी, सिर्फ अमीर लोगों को ही या फिर मेंस को ही वोट देने का अधिकार है, तो इससे गांधी जी बहुत ज़्यादा दुखी हुए और उन्होंने डिमांड की, उन्होंने मांग की सभी अडल्ट्स के लिए, सभी लोगों के लिए राइट टू वोट, जो वोट देने का अधिकार है उसको। दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इसी को बोला जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।